नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्य सिद्धि। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में। जैसे कि कल हमने यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 किया था, आज चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ। पहला क्वेश्चन बिना किसी बात के, बिना किसी परेशानी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड पर है। 200 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर की चाल से, 300 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर की चाल से और 500 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो एक औसत चाल का एक फॉर्मूला होता था वो लगता है जब आपको स्पीड 2 दी गई हो, लेकिन जब 2 से ज़्यादा या 3 दी गई हो, आपको एक बात याद रखनी है, औसत चाल होगी आपकी कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब कुल दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी अलग अलग बांट के दिए तो आप पहले दूरी को कुल कर लेंगे एक जगह। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए डिस्टेंस है, स्पीड है और फिर लिखिए टाइम। डिस्टेंस कितनी है, पहले आपको दी गई है एक जगह 200 किलोमीटर, दूसरी जगह आपको दी गई है 300 किलोमीटर और तीसरी जगह आपको दी गई है 500 किलोमीटर। स्पीड क्या है, इसके लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, इसके लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और इसके लिए आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो कुल दूरी आपके पास क्या आ जाएगी, कुल दूरी तो आप जोड़ लोगे तो आपको पता लगेगा 1000 किलोमीटर है। बट कुल समय क्या है, कुल समय ऐसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर 200 किलोमीटर 10 की चाल से जा रहा है तो समय कितना लगेगा, आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। या दूरी कितनी है 200 और चाल कितनी है 10, तो टाइम कितना लगा 20 घंटे। इसी तरह 15 दूनी 30, यहाँ लगेंगे 20 घंटे। ठीक है सर। और उसी तरह यहाँ जब 50 से भाग दोगे आपको लगेंगे 10 घंटे। तो कुल समय कितना आ गया, कुल समय आ गया आपके पास 50 घंटे का। तो कुल दूरी 1000, कुल समय 50 घंटे, तो भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 20 किलोमीटर और प्रति घंटा। तो आपका आंसर है सही 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 11 दिन में पूरा करता है। एक तरीका होता है, इसे एलसीएम के थ्रू करते हैं हम क्वेश्चन को, लेकिन मैं क्या आपको बताता हूँ, जब आपको 2 व्यक्ति दिए हों कार्य करने के लिए तो आप ऐसा ना करें, आप क्या करें, दोनों व्यक्तियों के दिनों की गुना करके और दोनों व्यक्ति के दिनों को जोड़ दीजिए। तो जैसे आप देखेंगे a गुना b मतलब 11 गुना 8 बटे 11 प्लस 8, तो यहाँ क्या मिलेगा 88 और यहाँ क्या मिलेगा आपको 19। तो आप जानते हैं 19 38 19 57 19 योग 76। तो 4 वाले ऑप्शन कहाँ हैं, 4 वाला ऑप्शन ये है, ये नहीं है। 76 के बाद बचता कितना है, 76 के बाद जैसे ही आप उसमें 12 जोड़ेंगे तो 76 10 86 और 2 88 बटे 19, तो 4 सही 12 बटे 19 दिन आपका आंसर नंबर डी मिला। ये इसे आप इसी तरीके से करें जब आपको 2 लोग दिए हों। तीसरा क्वेश्चन, देखिए सर, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए, किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है। मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसका वो 4000 रुपये है और ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो हमें 400 रुपये का होता है। मतलब हमने कोई चीज़ खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और जब हमने बेचा तो 400 रुपये का लाभ हुआ। मतलब हमें बेचने पर उस वस्तु को हमने बीच में कितने रुपए कमाए 400, तो हमने खरीदी हुई से 400 रुपये ज़्यादा बेची होगी। 400 ज़्यादा बेचने के बाद कितने रुपए में बेची गई 4000 में, तो कॉस्ट प्राइस खरीदी कितने में होगी 3600 रुपये में खरीदी गई होगी। ठीक है सर, उसे कितने में बेचा जाए कि 1000 का लाभ हो जाए। अब 3600 का 1000 का लाभ लेना है तो आपको 4600 में ही तो वस्तु बेचनी होगी, और ये यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन था, ये रहा 4600,
मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 1000 रुपये का फ़ायदा लेने के बाद 36 और 10 4600 आपका बनेगा। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए, एक व्यापारी थे 5600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, उनमें से 80% वस्तु 10% लाभ पर, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 11% का लाभ प्राप्त हो। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। अब मैं इस क्वेश्चन को करने की आपको एक ज़बरदस्त तरीका सिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें आपको ना तो 5600 का प्रयोग करना है ना ही किसी वैल्यू का। ये कह रहा 80% वस्तु, मान लीजिए टोटल या कुल वस्तुएँ जो थी, कुल वस्तुएँ आप मान के चलिए मेरे पास 100 थी। ठीक है सर, 100 थी मेरे पास, कुल वस्तुएं 100 थी। पहले क्या कहता, 80% वस्तु, 80% का मतलब 80 वस्तु मैंने कितने के लाभ पर बेची, 10% के लाभ पर। प्लस का 10% लाभ है तो आप कर लीजिए प्लस और 10% का लाभ। उसके बाद कहता है शेष को कितने पर लाभ पर बेचे। आपको साफ साफ पता है शेष बची 20, कितने % लाभ पर बेचे हमें पता नहीं। ठीक है, लेकिन बात क्या कहना चाह रहा है कि कुल 11% लाभ हो जाए, कुल 11% लाभ हो जाए। देखिए सर, कुल 11% लाभ हो जाए मतलब 100 है पूरी वैल्यू, इस पर कितने का लाभ हो जाए, हमें 11 का लाभ हो जाए। अच्छा, प्रॉफिट की बात चलिए तो आप प्लस ना लिखें। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। जब आप इसकी गुना इसमें करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 80 धाम 800 आपको मिले। यहाँ पता नहीं वैल्यू क्या आ गई, लेकिन आपको पता है इन दोनों वैल्यू के जुड़ने के बाद मुझे ये ओवरऑल मिला होगा। तो 11 की गुना 100 में करेंगे आपको मिलेगा 1100। तो 800 में कितना जुड़ा होगा जिससे 1100 आ जाए, 300। सही बात है। और आपको क्या पता 20 में एक ऐसे नंबर की गुना होगी जो मुझे 300 देगा। तो आपको पता है ऐसा नंबर 15 ही है। जब मैं 15 की गुना 20 में करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 300। इसलिए 15% का आपको प्रॉफिट। समझ में आया। देखिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। पहले बात क्या कह रहा है कि 80% को इतने के लाभ पर बेचा, तो आपको पता है जितने के लाभ पर बेचा आप उसे डायरेक्ट लिखिए। 10 के लाभ पर बेचा, 80 की गुना 10 में 800। शेष पता है आपको 20 बची, शेष को कितने के लाभ पर बेचे, ये वैल्यू नहीं है तो यहाँ की वैल्यू भी मिस रहेगी। फिर बात आती है कि कुल पर यानी कि 100 पर 11% का लाभ हो, तो ये वैल्यू आई 1100। आपको पता है ये दोनों वैल्यू जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद 1100 आएगा तो यहाँ बच कितनी दी होंगी, 300। तो 20 में किस नंबर की गुना करूँ मुझे 300 हो जाए 15, तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 15% प्रॉफिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए सर, देखिए एक काम को 1/5 एक काम के 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिन में कर सकता है। सर बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं ध्यान से बात क्या है। ये जो है कितने भाग को, काम के 1/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। बी 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 7.5 दिन, यहाँ कह सकते हो 15/2 दिन। तो पहले पूरा काम निकालते हैं। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 5 3 15 दिन। बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, जैसे आप 4 की यहाँ गुना करोगे तो आपको पता है 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 आपको मिल जाएगा। तो क्या मिला कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा काम कहते तो हम निकाल देते उसी तरीके से a गुना बी अपॉन a प्लस बी। लेकिन यहाँ बात किस चीज़ की चल रही है, कार्य का 4/5 भाग। तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम आया 30, 15 से एक बार 30 से, 15 से आया 2 बार, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, ठीक है सर। अब ये बोल रहे हैं कि ए और बी को काम का 4/5 भाग पूरा करने में, पूरा काम है आपका 30, इसका 4/5 भाग। अब इसको कौन करेगा, इसको करेंगे ए और बी, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के करोगे 3। तो जब आप इससे करोगे तो 5 3 15 दूनी 30, तो 4 दूनी 8 दिन में ये कार्य खत्म हो जाएगा। 8 दिन में ये कार्य पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आसान तरीका यही है ऐसा करने का। अगले पे बढ़ते। देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन में, ये यूपी पुलिस का ही आया हुआ क्वेश्चन था,
इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, फ्रैक्शन निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन बन नहीं पाता। ये कह रहा है जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना बन जाती है, 211.11%। तो देखिए आपको पता है 100 हो, 200% हो, तो 100 के लिए 1, 200 के लिए 2, इसी तरह 300% होता तो 300% के लिए 3 का यूज़ होता। ठीक है सर। तो इसी तरह इसे हम क्या बांट सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं कि 200% प्लस 11.11% है। तो 200% का मतलब है 2, और 11.11 का जो मान होता है वो होता 1/9। ठीक है सर। तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या तैयार हुआ, 9 दूनी 18 प्लस 1 19/9 फ्रैक्शन आपको मिल गया। तो इतनी चीज़ करने के बाद आपको फ्रैक्शन मिला 19/9। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 211.11 हो जाती है। मतलब देखिए हमेशा जब इसका फ्रैक्शन बना 211.11 का फ्रैक्शन आपके पास आया 19/9, तो आप ये समझिए कि ये जो 19 है इस 9 का इतना ही परसेंट है। 19 9 का 211.11% है। मतलब ये जो 19 है इस 9 का 211.11% है। तो इसने क्या कहा, जब किसी संख्या में, तो आप हमेशा जो हर होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसे ही संख्या मान लो। तो मान लिया ये 9 यूनिट जो थी आपकी संख्या थी। फिर बोलता है कि जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का कितना हो जाती है, 211.11। और स्वयं का इसका 211.11 क्या है, 19। तो 19 यूनिट हो जाती है। तो आप क्या करोगे, 9 इधर जाके घट जाएगा। तो 3000 बराबर 10x, और x यानी कि 1 यूनिट का मान आपके पास आया 300। तो अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है वह संख्या क्या थी। संख्या क्या माननी थी हमने, 9 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 300। तो 9 यूनिट का मान हो जाएगा 9 तिया 2700। ये रहा आपका आंसर 2700। कहाँ है आपका आंसर 2700, ये रहा। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका एक अगला सवाल। इस क्वेश्चन को आप बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे सर। देखिए ये क्या कहता है, किसी वस्तु को 2850 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, जब उसे मैं 3450 रुपये में बेचता हूँ तो उस पर जो लाभ होता है वो उसको 3 गुना है। अच्छा, तो वास्तविक मूल्य का मतलब ये कहना चाह रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि जो क्रिया मूल्य है। तो अब एक बात समझिए कि आपको सीपी यहाँ है, आपको सीपी यहाँ मिला हुआ है, लाभ होगा तो आपको प्लस की तरफ जाएगा। कितने रुपए में बेचने पर, 3450 रुपये में बेचने पर लाभ होगा। हानि कितने में हुई, 2850 रुपये में बेचने पर, 2850 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखते हैं करना क्या होगा। देखिए 2850 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होगी, यहाँ जो हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है जब इतने में बिक जाता है। तो लाभ 3 गुना है। जो हानि और प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 3 गुना इस हानि का, मतलब ये 1x है तो ये 3x, मतलब 1 यूनिट और 3 यूनिट। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा हानि और यहाँ था लाभ। तो हानि कितने की हुई, 1 यूनिट की, लाभ कितने का हुआ, 3 यूनिट का। बस अब क्वेश्चन आपका बन गया। आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, जब ये भी आप इस क्वेश्चन को करें तो एक बात याद रखेंगे, इन दोनों यूनिट्स का जोड़ जो होगा, ये जो 2 वैल्यू हैं इनके अंतर के बराबर होगा। मतलब 3 और 1 4 यूनिट, इन दोनों के जब आप अंतर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 45 और 15 60 यानी कि 600। तो 1 यूनिट का मान आपको मिला 150। ठीक है, अब आपके पास 2 तरीके हैं। अगर यहाँ 150, 1 यूनिट का मान 150 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 150, यहाँ हो जाएगा 150। अब आप एक बात देखिए, जब हानि हुई थी और हानि में 150 जोड़ दूँ तो मेरे को पता लग जाएगा वास्तविक रुपए कितने थे। उसी तरह 2850 में जैसे ही मैं 150 जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा हमारा 3000 रुपये। ठीक है सर, उसी तरह बिल्कुल सेम बात यहाँ 3x मतलब 15 थी 45,
450 रुपये, 15 × 45 450 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस से 450 रुपये, फालतू इतने रुपये होंगे। कॉस्ट प्राइस पर 450 रुपये का लाभ होने के बाद इतने बने, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस होगा आपका 3000 रुपये। ठीक है सर। अगर आपको ये तरीका दोबारा समझना है, पहले तो मैंने कोशिश की है कि इसी में अच्छे से समझा दूं, लेकिन अगर आपको और अच्छे तरीके से समझना है तो मैं अगली वीडियो आपको अच्छी तरह दे दूंगा। फिलहाल हमारे पास कैमरे की थोड़ी दिक्कत है, तो 1-2 दिन वीडियो में समस्या आएगी, उसके बाद आपको ऑडियो वीडियो सब तरह की दिक्कत ख़त्म हो जाएंगी। आप साथ बस बने रहना। ठीक है सर, अगले की तरफ चलते हैं। देखिए सर, देखिए जी, क्वेश्चन है 7,500 रुपये की धनराशि को 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो 20% है, 20% का फ्रैक्शन आपको होता है 1/5। ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहे हैं अगले 2 वर्ष के लिए जो वो है ब्याज की दर वो है 10%, यानी कि 1/10। तो पहले 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट, ये कह रहे हैं शुरू के जो 2 वर्ष होंगे उसमें 20% के हिसाब से लगेगा। मतलब 4 वर्ष की बात है, 1, 2, 3 और 4। इसमें इन 2 में तो रहेगी 20 और 20%, इनमें रहेगी 10 और 10%। फिर आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज। तो आपको ब्याज ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे? 2 वर्ष के लिए यानी कि 5 से 6 रुपये यहाँ, 5 से 6 रुपये यहाँ। कब? पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। जैसे ही तीसरा वर्ष स्टार्ट होगा और चौथा वर्ष स्टार्ट होगा, आपको पता है क्या होगा? 10 से 11 होगा, क्योंकि 10% वैल्यू है, और यहाँ भी 10 से क्या हो जाएगा? 11। तो क्या बनेगा? ये 5 × 5 = 25। तो आप इसको डायरेक्ट मैं इधर करके बताऊँ तो 25 से 36 तो यहाँ हुआ, और ये 100 से 121 यहाँ हुआ। ठीक है जी। अब डायरेक्टली से 4 से काट सकते हैं वैल्यू को, तो ये हो गया। का मतलब है कि ये जो है वैल्यू ये वाली, इसका मतलब है कि ये अनुपात है, ये रेशो मेथड है, तो ये अनुपात ही है। इसी को तीर बना देते, करने का बस तरीका अलग हो। आप क्या करेंगे? 4 × 36 और 4 से घटाइए 25। तो जैसे ही 25 की गुना 25 में होगी, आपको पता लगा 625 यूनिट तो था आपका। इधर होता है प्रिंसिपल और इधर बनता है अमाउंट। अमाउंट कितना हुआ? 121 की 9 में गुना करोगे, 21 निम्मा 189, देखो करो, 9 एकम 9 और 12 निम्मा 108, ऐसे कर लीजिए। तो ये इतने यूनिट क्या बना आपका? अमाउंट। और आप जानते हैं कि अमाउंट और प्रिंसिपल को जब घटाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। ब्याज में ही तो प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा, अगर उसमें ब्याज जुड़ जाए तो वो मिश्र धन के बराबर हो जाता है। तो इनका जो अंतर होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है जी। वो कितने के बराबर है? 4, 6 और 4। ठीक है जी। अब इतने यूनिट की वैल्यू आप कब ज्ञात करेंगे? उससे पहले आपको क्या करना होगा? आपको इसने कितना मूलधन दिया? 7500 रुपये मूलधन। मतलब आपकी जो वैल्यू थी 625, ये कितने के बराबर है? ये बराबर है 7,566। तो पहले एक यूनिट का मान निकलेगा। 7500 का मतलब 75 गुना 100, और 625 का मतलब 25 गुना 25। तो देखिए 25 चौके 100, 25 तिये 75, तो एक यूनिट का मान आया 4 तिया 12। तो आपको 12 यानी कि एक यूनिट की गुना करनी है, और इतने यूनिट आपका इंटरेस्ट है। तो एक यूनिट की गुना 464 में आप 12 की गुना कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या करेंगे? देखिए जब 12 की गुना करेंगे तो 12 चौक 48 का 8, हासिल 4, 12 × 6 = 72, 73, 75 और 1 76। तो 76 के लिए आपको 6 मिलेगा, यानी कि लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो होगी 68, जो सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में मिली हुई है 68। तो आंसर आपका ये हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन की थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उसकी वजह से क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सर करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं का इतने गुना हो जाती है। मतलब कोई वैल्यू 1.96 गुना, तो इसे जब पॉइंट को हटाओगे आपको बटे में मिलेगा 100। कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट में, तो इतने गुना हो गई। मतलब हमेशा बताया था नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, और जब ये इतने गुना होगी मतलब अमाउंट बनी, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट बन गई,
100 रुपये जो थे वो कितने बन गए, 196 बन गए। अब देखिए ये हमेशा आपको क्या बताएगा, इसने कहा कितने वर्षों में, 2 वर्षों। तो जब 2 वर्षों की बात करें तो आपको इसका स्क्वायर रूट कर देना, इधर भी और इधर। आपको पता लगेगा ये होता है 10 का, ये होता है 14 का। तो कितने रुपए बढ़े, 4 रुपये बढ़े। किस पे बढ़े, इस 10 पे, गुना 100। तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 40%। तो 40% ये रहा आपका आंसर। हो गया डन से आपका क्वेश्चन। चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कल भी इसी तरह का क्वेश्चन था, फिर समझते हैं। एक बर्तन में 300 लीटर मिश्रण है जिसमें 80% दूध है और शेष पानी है। तो आप एक बात बताइए, ये शुरू वाले मिक्सचर की बात कर रहा है, तो मैं शुरू वाले मिक्सचर में लिख देता हूँ, मिल्क और वाटर की बात चल रही है। ये कहता है दूध कितना है, 80% और शेष पानी है, तो शेष का मतलब है 20% आपका पानी होगा। सही बात। फिर आती है सेकंड मिक्सचर की बात, जब उसमें पानी या दूध मिला देगा। तो मिलाया क्या इसने, ये कहता है कितना दूध और मिलाया जाए, मतलब दूध मिलाना है, ठीक है। और जिससे दूध मिलाया जाए जिसमें दूध 90% हो जाए। मिश्रण में जो दूसरे में जो दूध होगा, मिल्क जो होगा आपका, वो कितने % हो जाएगा बाद में, 90% हो जाएगा। तो जब इसमें 90% मिल्क होगा तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो बचा हुआ 10% होगा पानी। वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे आप सर, वो देखिए। देखो पहले मिक्सचर में और दूसरे मिक्सचर के टोटल बराबर रखते थे, कल इसी तरह से क्वेश्चन किया था हमने। तो देखो अगर इसमें मिलाया गया है कितना दूध और मिलाया जाए, अगर दूध मिलाया गया है तो पानी एक ऐसा होगा जो यहाँ भी बराबर था और यहाँ भी बराबर था, बस वैल्यू चेंज होगी। मतलब आप कह सकते हो पहले मिक्सचर का जो 20% पानी था वो अब नए मिक्सचर के 10% पानी के बराबर होगा। वैल्यू इधर उधर होगी, वो सोल्व कर लेंगे। तो अब क्या करोगे, 1 सेकेंडरी रेशो बराबर 10% बटे 20%, और परसेंट से परसेंटेज खत्म होकर अनुपात क्या बनेगा, पहले और दूसरे रेशो मिक्सचर का अनुपात 1:2, यानी कि 1 यूनिट और 2 यूनिट आपका अनुपात बनेगा। ठीक है सर। अब इसके बाद ये क्या बोलता है, जिसमें दूध हो जाए तो कितना दूध मिलाए। आप एक बात बताइए, ये जो फालतू आ रहा पहले से दूसरा, ये जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा आ रहा है, ये मिलाए गए दूध की वजह से ही आ रहा है, यानी कि 1 यूनिट दूध मिलाया। ठीक है। बर्तन में 300 लीटर मिश्रण है, शुरू में कितना था 300, और हमारे पास स्टार्टिंग का कितना 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने के आ गया, 300 के। तो 1 यूनिट 300 के आ गया, तो आपने 1 ही यूनिट ही तो मिलाया, मतलब 300 लीटर दूध मिलाया। ये रहा आंसर। और बताइए सर। ठीक है सर, अगले पे बढ़ते हैं। वोटिंग वाला क्वेश्चन आता अच्छी तरीके से, आराम से इसे समझेंगे, कोई जल्दबाजी ना करते हुए समझते हैं सर इसे। क्वेश्चन में बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने मत नहीं किया। मतलब मान के चले हमारे गांव में जो वोटिंग लिस्ट आती है हमेशा 100% की आती है। अब उसमें से कोई वोट डालने गया या नहीं गया, अगर नहीं गया तो उतने कम हो गए। और किसी ने डबल पर्ची भर दी। पहले तो पर्ची होती थी, वो जो पर्ची होती है उसमें डबल मोहर लगाई, मोहर ना तो ऊपर लगी ना नीचे, बीच में रहेगी, ना तो वो ऊपर काउंट हुआ ना नीचे, तो वो हो गया अवैध, यानी कि इनवैलिड। तो कितनों ने वोट नहीं दिया, 10% ने वोट नहीं दिया, शेष के 10% अवैध हो गए। तो बताओ जो वोट दिया, डाले गए वोट कितने होंगे, टोटल इतने थे, डाले गए मत जो निकले आपके, वो निकल के आए 90% या 90 यूनिट कह लीजिए आप। 100 यूनिट हमारे पास टोटल थे। फिर कहते हैं इस 90 का भी 10% अवैध हो गया, 10%। तो आप परसेंटेज में मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा क्वेश्चन। तो 90% ने वोट नहीं दिया। अब इस 90 का 10% अवैध हो गया, तो वैध जो बचा आपके पास, जो अवैध हो गया, तो वैध मत जो बचे वो बचे इस 90 के कितने परसेंट, 10% अवैध हो गए, तो 90% वैध बचे। तो कितना हो गया, 9 ने 81%। मतलब वैध मत कितने हैं हमारे पास, 81%। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो 81% हमारे पास वैध मत है सर।
और ये कहता है जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो आप एक बात समझिए, इसे आराम से समझते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, अब इस टाइम इसमें जो वोट है वैलिड वोट, देखिए जिसने वोट नहीं डाला वो हमने काउंट नहीं किए, फिर जो डबल पर्ची भरी गई थी या मोहर तिरछी हो गई थी उसकी वजह से वो भी हमने कैंसिल कर दिया। तो हमने माने हमारे पास 81% या 81 यूनिट वोट हैं। अब इन्हीं वोट में से 2 उम्मीदवार हैं, तो विनर का और लूज़र का जो निर्णय होगा इन्हीं 2 में से होगा। अब जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो विनर, जिसको कम मिलेंगे वो लूज़र। तो क्या कहता है, जीतने वाला वैध मतों का 70%, वैध यही तो हैं, ये जो हैं ये वैध मत ही तो हैं, वैध मत ही तो हैं ये, इन्हीं का कितना परसेंट, जीतने वाला अगर 70% लेता तो हारने वाले को इनका 30% मिलेगा। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर। मतलब अगर जीतने वाले को इनका 70% मिला तो हारने वाले को इनका 30% मिलेगा। तो इस वाले ने इस वाले को कितने परसेंट से हराया, वैध मत का, मतलब 81x का या 81% का 40% से हराया, 40% से हराया, जो कि कितने के बराबर था, 72-90 के बराबर। बूझ क्या रहा है, कुल मतदाता मतलब 100% की वैल्यू बूझ रहा है, यानी कि 100x की, ये जो 100x हमने यहाँ लिखा था या 100 यूनिट लिखा गया था। ठीक है सर। तो आप कह सकते हैं 81 का, इसका मतलब हो जाता है 2/5 बराबर आ जाता है 729, और 10 आप ऐसे लिख लीजिए तो आपको पता लगेगा 81 से ये 9 बार कटा। ठीक है सर। इससे 2 पंजे 10, ठीक है सर, 9 पंजे 45, और 45 जब 5 में गुनाओगे 45 पंजे 225, 1 यूनिट का मान आया 225। और 100% यानी कि 100x का क्या होगा, इसमें गुना हो जाएगी 100 की, तो 225 के साथ 00 आएगी, जो कि आपके साथ यहाँ। बड़े ही आसान तरीके से और आराम से मैंने क्वेश्चन समझाया। वोटिंग वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बदतमीजी करता है पेपर। देखिए सर, क्वेश्चन है, एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से मुंबई की ओर 40 किलोमीटर की चाल से चलती है। 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन मुंबई से 56 की चाल से आती है। 2 ट्रेन है सर, 56 से उसकी तरफ रवाना हुई, और मैंने कल ही आपको बताया था जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी और एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से आगे पीछे होने की बात रहेगी, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रहेगी, कंपटीशन रहेगा, तो हमेशा रिश्ता टूटता है। तो S1 माइनस S2। और जब लोग एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते को जोड़ना आना चाहते हैं, तो S1 प्लस S2 होगा सर। ठीक है जी। तो पहले क्या कहते हैं, जो पहली ट्रेन है वो सुबह 9 बजे जाती है। सुबह 9 बजे जब वो निकली और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन जाएगी, लेकिन अगर 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन उसका पीछा करेगी तो पहली जो ट्रेन होगी, फर्स्ट ट्रेन 40 की स्पीड से 5 घंटे में लगभग हम कह सकते हैं पूरा का पूरा 200 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। तो अब मान के चलिए यहाँ से शुरू किया और ये इतनी में यहाँ कहीं पहुँच गई ट्रेन फर्स्ट, और सेकंड यहाँ से इसका पीछा शुरू करेगी, तो बीच में दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर की। तो अब इसी को कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड लगाकर, इसी को कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड लगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है कि आप ये मत सोचो कि दूरी बढ़ी, आप ये मत सोचो कि दूरी बढ़ी, दूरी आप मान के चलो जो है वही है अनंत काल तक, बस आप स्पीड के साथ। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, दोनों एक तरफ को जा रहे हैं, मतलब 40 और 56 की बात हो रही है, तो इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा 16। तो 16 के हिसाब से जब इसका पीछा करना शुरू करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, देखते हैं। 4 पंजे 20, 0, 50/4, 25/2, मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हैं टाइम जो लगा वो 12.5 घंटे। ठीक है जी, 12.5 घंटे लगा। तो अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी, दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं जब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन का पीछा करना शुरू करा, मतलब एक तो 9 बजे, उसके बाद 9 में 5 घंटे जुड़े होंगे, 9 बजे में जब 5 घंटे जुड़े होंगे उस टाइम दोनों दूसरी ट्रेन चली होगी और उसे इसे कवर करने में 12.5 घंटे लगे। तो 9 बजे के बाद आप करेंगे 10, 11, 12, 1 और 2,
मतलब 2:30 बज गए होंगे लगभग, आप कह सकते हैं सर 2:30 बजे होंगे। 2:30 बजे दूसरी ट्रेन ने कवर करना शुरू किया, मतलब 2:30 नहीं, आप कह सकते हैं, देखिए सर दोबारा मैं आपको समझाऊं, 2:30 तो आंसर आ जाएगा, ये कैसा आएगा। 9 बजे के बाद जैसे ही 5 बजे 5 घंटे एक्स्ट्रा हुए, तो 9 में 10, 11, 12, 1, 2, तो हमें पता लगा कि हमारे 2 बजे होंगे जिस समय दूसरी ट्रेन भी इसका पीछा करना शुरू करेगी। और जब दूसरी ट्रेन इसका पीछा करना शुरू करा तो उसके बाद कितना समय और लग गया, 12 घंटे। तो आपको पता है 2 बजे के 12 घंटे बाद भी कितने ही बजेंगे, 2 बजेंगे, लेकिन आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो कितने बज गए होंगे, 2:30। और 2:30 आपको कहाँ मिल रहा है, 2:30 आपको मिल रहा है सर यहाँ, ये रहा आपका राइट आंसर 2:30। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए आज, क्योंकि इसका पाई चार्ट हुआ नहीं है, वो गड़बड़ कर गया, इसमें पाई चार्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ में है। चलते हैं सर इस क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 4 संख्याएं 2, 5, 3 और 8 के अनुपात में, यदि इनका योग इतना है तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, मान लीजिए 4 संख्याएं 1, 2, 3 और 1 हो गई 4। अनुपात कितना है इनका, 2, 5, 3 और 8। इतने यूनिट में, इतने यूनिट है। अब ये कह रहा है इनका योग, मतलब इन सब का योग, इनका योग करोगे 5 और 2 7 और 3 10 8 18 यूनिट। और यूनिट किसके बराबर है, यूनिट बराबर वैल्यू, वैल्यू क्या है 432। तो देखिए 432 को आप डिवाइड करो 18 से, तो ये 1 यूनिट का मान निकलेगा। 10-10 बार गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि पहली और चौथी संख्या का योग, पहली का और चौथी संख्या, मतलब 8 और 2 10। 432/18 का जो मान आएगा उसमें आप बाद में 10 की गुना करेंगे सर। ठीक है जी, तो कर लीजिए क्वेश्चन सोल्व। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, बचते कितने हैं 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है 7, यानी कि 9 अट्ठे 72। ठीक है जी, और 2 से ये कटेगा 24 बार, और 24 में 10 की गुनाहों का आपको मिलेगा 240। ये रहा सर आपका स्थान से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। तो x के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको 11 का एक डिविजन रूल बताया जाता है। 11 का डिविजन रूल ये है, ये जो ओड प्लेसेस हैं इनके जो अंक हैं, और ये जो इवन प्लेसेस हैं इनके जो अंक हैं, इन दोनों का मतलब ओड का और इवन प्लेस की इनके जो अंक होंगे उनका डिफरेंस हमेशा या तो 0 होना चाहिए या 11, या 11 का बनने वाला कोई नहीं। उसी तरह इसमें देखो 9 और 2 11, 5 + 6, तो इन्हें जैसे ही आप जोड़ोगे आपको मिलेगा 22। तो ओड प्लेस में मिला 22, इवन प्लेस में क्या है 7 और 1 8 और 1 + 5, यानी कि 8 + 22। तो इनका जो अंतर है, या तो अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो 11 का कोई मल्टीपल आए। तो इसी तरह आप जैसे ही ऑप्शन से x की वैल्यू 3 उठाएंगे, तो 8 में 3 रखने के साथ x का मान 3 है, तो 8 और 3 माइनस ये 22 में से जैसे ही 11 कम करोगे तो आपको मिलेगा 11। तो बात आपकी प्रूव होती है कि 11 का मल्टीपल क्या होगा, या तो 11 है या 11 का मल्टीपल है, ये 11 की वैल्यू होती है। तो इसी तरह इसका x का मान क्या होगा, x का मान होगा 3, ऑप्शन नंबर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।